राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी को समझना चाहिए, ये तो शुरुआत है। जैसे पैलेट गन चला रहे थे ना वो, ये तो उन्हें राहुल गांधी जी को और अखिलेश यादव जी को शुक्रिया अदा करना चाहिए मोदी जी का कि पैलेट गन नहीं चलाई, उनकी आंखें नहीं फोड़ दी, उनके ऊपर AK-47 नहीं चलवा दी। कल संसद परिसर के अंदर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अवधेश प्रसाद और पप्पू यादव ने एक नाटक किया, ड्रामा किया और उसमें बताया कि किस प्रकार से अयोध्या राम मंदिर में चंदा की चोरी की गई थी। और अब खबर ये सामने आ रही है कि तमाम नेताओं के ऊपर बनारस में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंच करके शिकायत दिया है कि इन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। सर, क्या कुछ कहेंगे आप, जिस प्रकार से लगातार मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं? क्या अपोजिशन अब एक नाटक भी नहीं कर सकता, ड्रामा नहीं कर सकता, सीन को रिक्रिएट भी नहीं कर सकता? ये तो बिल्कुल नहीं कर सकता ना। नाटक करने का अधिकार सिर्फ RSS और BJP के लोगों को है, क्योंकि उन्होंने पूरे देश में नाटक ही नाटक किया है, झूठ ही झूठ बोला है। और दूसरी वजह यह है कि कोई अगर सच्चाई को नाटक के जरिए से या कोई ईमानदारी से रिपोर्टिंग करेगा या कोई अपने घर में भी पड़ोसियों को भी सच्चाई बताएगा RSS और BJP की, मोदी जी और अमित शाह जी की या मोहन भागवत जी की या BJP के किसी भी बड़े नेता की, तो उसे जेल में क्यों? उसे तो अगर ये जन आंदोलन नहीं होंगे तो उसको तो गोली मार देंगे चौराहे पे खड़ा करके सीधा, चाहे वो विपक्ष के नेता हो चाहे वो कोई और हो। ये तो राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी को समझना चाहिए, ये तो शुरुआत है। जैसे पैलेट गन चला रहे थे ना वो, ये तो उन्हें राहुल गांधी जी को और अखिलेश यादव जी को शुक्रिया अदा करना चाहिए मोदी जी का कि पैलेट गन नहीं चलाई, उनकी आंखें नहीं फोड़ दी, उनके ऊपर AK-47 नहीं चलवा दी। अभी तक स्लीपर सेल्स के जो काबू में है ना, ये इनको समझ में नहीं आ रहा ये किन लोगों से इनका अब पाला पड़ा हुआ है। ये कोई भारतीय नागरिक, एक आम भारतीय नागरिक की तरह थोड़ी हैं। ये तो इजराइल को अपना फादरलैंड बोलने वाले लोग हैं। अब इजराइल का क्या, इजराइल के अंदर जो ज़ायनिस्ट ताकतें हैं उनका क्या कैरेक्टर है, एप्स्टीन मानसिकता कैसी है, ये पूरी दुनिया देख रही है। तो ये राहुल गांधी जी को और अखिलेश यादव जी को एक बात समझ लेनी चाहिए कि अब वो समय आ गया है कि एक भी दिन सड़क से हटना नहीं है। तो देश की जनता RSS और BJP के सभी बड़े नेताओं को पकड़ के जेल में डलवाने वाली है। उनका सहयोग सभी नेताओं को करना चाहिए, लेकिन ये इनकी बात समझ में आ जानी चाहिए, सच बोलने वाला FIR नहीं चलेगा। और एक नया ट्रेंड अभी 0 FIR से शुरू कर दिया और कि यूपी पुलिस FIR तो कर लेती है लेकिन अपना पल्ला झाड़ के दिल्ली पुलिस के एक जो बच्ची गाजियाबाद में जो रहती थी ट्रांसफर कर देती है, क्योंकि उन्हें पता है झूठा मुकदमा हमने किया है तो हमारे ऊपर ही मुकदमा हो जाएगा उल्टा, क्योंकि ईमानदार वकील भी तो मौजूद है ना अभी भारत में। तो बड़े हर आदमी बड़ा वकील ही थोड़ी है, तो इससे डर के वो केस ट्रांसफर कर रहे हैं दिल्ली के पास। तो ये दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को भी ये बात समझनी चाहिए, ऐसी कोई भी FIR जो ट्रांसफर होके आई है उसके ज़्यादा चांस ये है कि वो झूठी है। किसी और के गले का सांप अपने गले में ना पहने, ये मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को सलाह है, और वो भ्रष्ट अधिकारियों को सलाह है। ईमानदार अधिकारी तो इस पर कोई कार्रवाई करेंगे ही। अपोजिशन अब लगातार इस्तीफा मांग रहा है। अमित शाह के घर के बाहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और केजरीवाल ने कहा है कि वे लोग 4 तारीख को कूच करेंगे, नरेंद्र मोदी के घर के बाहर जाकर के एक आंदोलन करेंगे। देखिए, सबसे ज़्यादा सुरक्षित हम लोग रखना चाहते हैं, कम से कम हमारी जितने भी लोग हैं, मोदी जी और अमित शाह जी को और RSS और BJP के सभी बड़े नेताओं को, हम उनके लिए दुआ भी करते हैं रोज़ के 100-100 साल जिंदा रहें कम से कम। इनकी सुरक्षा की सबसे ज़्यादा चिंता हम लोगों को है, क्योंकि अगर ये इनके साथ इनकी तबीयत भी खराब हो गई तो मुझे बड़ा दुख होता है, बिल्कुल इतनी सी भी, क्योंकि इन्हें 100-100 साल तक जेल रखना चाहते हैं। और इनकी चक्की पीसते हुए 4 घंटे इन्हें चक्की पीसनी है रोज़। देश की जनता को लाइव स्ट्रीमिंग भी करनी है कि देखें अगर कोई प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर के पद पे जाके ऐसी बेईमानी करेगा तो वो 4 घंटे डेली 100 साल तक चक्की पीसेगा, या जब तक वो जिंदा रहेगा। तो मैं तो इसीलिए, और हमारी सारी टीम जो पूरे देश में हमारे जितने भी चाहने वाले हैं, मेरे और मेरी मानने वाले हैं, मैं उन सबसे दुआ करता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि मोदी जी और अमित शाह जी की तो कम से कम लंबी उम्र की दुआ करें और इनकी सेहत भी एकदम परफेक्ट रहनी चाहिए ताकि चक्की ये थोड़ी ज़्यादा पीस सके। नरेंद्र मोदी लगातार एक के बाद एक वीडियो जारी करते हैं। टोटल 5 वीडियो सामने उनके आ चुके हैं और अब लोग बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी देश के लिए ओवर टाइम काम कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं। रात के 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे वीडियो पोस्ट कर देते हैं और बाकायदा मतलब अच्छा लगे इंस्टाग्राम पर सबसे पहले डालते हैं, उसके बाद ट्विटर डाला जाता है, उसके बाद फेसबुक पर डाला जाता है। भाइयों बहनों, भूल गए
अब हाई फ्रेंड्स शुरू हो गया। अब इसके भला बताओ स्वांग कौन रचेगा इससे अच्छा? पहले तो हमेशा भाइयों बहनों होता था ना। हाँ, इसमें एक चीज और है, पहले भाइयों बहनों कहा गया, फिर हाय मित्रों कहा गया, अब और फिर हाय फ्रेंड्स, हाय कहा जाता है। हाय फ्रेंड्स। ये अब भारत की संस्कृति जो ये बताते थे, अब ये इनकी भारत की संस्कृति की डेफिनेशन भी इन्होंने चेंज कर दी। कहाँ सीख कर आए हैं? मतलब मैलोनी ने हाय हेलो सिखाया है, या फिर जहाँ जिसे फादरलैंड बताया वहाँ के लोगों ने सिखाया? नहीं, इसमें कोई बात नहीं ना। शाहरुख खान साहब हैं, अक्षय कुमार हैं, वो कभी एक रोल करते हैं, कभी दूसरा रोल करते हैं, कभी गांव वाले का रोल करते हैं, कभी किसी का करते हैं। ये भी तो वैसे ही हैं, इसके अलावा थोड़ी कुछ है। ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में इनको प्रिंसिपल बनाना चाहिए मेरे ख्याल से, तो मोदी जी को। बगल में है NSD। हाँ, तो वहाँ पे ये सबसे अच्छा रोल बहरूपी है बनने का। कभी कुछ बन जाते हैं, इनको पता नहीं दुग्गल जी इनको कहा जाता है, किसी और को कहा जाता है। दुग्गल जी का क्या मतलब है मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग इनको सोशल मीडिया पे दुग्गल जी भी कहते हैं। अरे बच्चों के पीछे पड़े हुए कि गाली दे दी। अभी आप देख रहे हैं ना, किसी देश की बच्ची ऐसी है जिसके ऊपर RSS और बीजेपी के लोगों ने गंदी नजर ना रखी हो? हजारों केस हैं पूरे देश में। तो और ये सडनली पूरी मतलब जैसे कई रीटेक होते हैं इसकी, जो आपने तो एक देख ली बस। रीटेक इसके कई होते हैं जब फाइनली। वरना हाई फ्रेंड्स बोलना मोदी जी के लिए आसान काम नहीं है, लेकिन उन्होंने काफी अच्छा बोला था। इसका मतलब कम से कम 100 रीटेक तो जरूर होंगे, ऐसे वो बोल ही नहीं सकते। आंखों में पता नहीं क्या नीली नीली लाइट जलती रहती है। इफेक्ट है ना, लाइटिंग, ये वो लाइट्स कैमरा ये सब ऑन, चलो शाहरुख खान साहब आ गए अब एक्टिंग करने। तो ये बातें जनता और ख़ास तौर पे जो नौजवान है ना, वो तो अच्छे से समझते हैं। जितनी मीम्स पहले बनी थी ना, उससे डबल बन रही हैं। अब थोड़ी गाली कम दे रहे हैं, क्योंकि देखिए उस समय ना बच्चों को, अब उसी वक्त तो कीलें लगी थी, उसी वक्त बच्चियों की इज्जत पे हाथ डाला गया था। जिस समय बच्चियों की इज्जत पे हाथ डाला जाएगा तो गुस्से में कुछ ना कुछ तो ऐसा शब्द निकलता ही है। तो हालांकि ये शब्द भी RSS और बीजेपी के ही सिखाए हुए हैं, इससे पहले ऐसा कभी नहीं होता था। ये इन्हीं लोगों ने, क्योंकि देश के बड़े बड़े नेताओं ने, खुद मोदी जी ने ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग किया, तो वो जो लोग उस समय सच में इनको प्रधानमंत्री समझते थे तो ये कभी भी नहीं, पद पे बैठे हुए थे सिर्फ, तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें सीखी। लेकिन अब आप लोग देख रहे हो वो मतलब मैसेज तो वही जा रहा है, बल्कि उससे भी बेटर जा रहा है कि ये कैसे व्यक्ति हैं, ये किस तरह के एप्स्टीन मानसिकता के व्यक्ति हैं, लेकिन गालियों में कमी हो रही है। तो देश इन पे ही एक्सपेरिमेंट करके बच्चे इनसे सीख भी रहे हैं और अपनी भाषा का भी सुधार कर रहे हैं। और इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो भाषा मुसलमानों को, मुसलमान बोलते थे, कुछ एरियाज में ऐसी भाषाएं बोली जाती, जो कि उर्दू को इन्होंने क्योंकि मुस्लिम भाषा ही बना दिया है, तो वो आप जनाब करके वाली जो बात थी ना, वो इन्होंने ही तो मार मार के लोगों से खत्म कराई है। और हिंदी भी जो अच्छी बोल सकते हैं, जो अच्छी सभ्रांत हिंदी है, वो तो RSS और बीजेपी के लोग कभी बोल ही नहीं सकते। तो RSS और बीजेपी की जबान जो ट्रेंड में आई है ना, उसका नुकसान है, क्योंकि इन्होंने उर्दू को भी मारा और अच्छी हिंदी बोलने वाले जो RSS और बीजेपी में कभी नहीं हो सकते, उनको भी पीछे किया। और ये भद्दे गिनौने लोग देश को लीड कर रहे थे, इसलिए थोड़ी देश की जो नौजवान है उनकी भाषा में भी थोड़ा। और तीसरी बड़ी बात यह है कि अभी मैंने भी कई यंगस्टर से बात की कि उन्होंने बोला हम तो इसलिए मजबूरी में, कुछ लोगों ने बोली है कुछ ऐसी भाषा, लेकिन इसके अलावा तो ये हमें लगता था कोई भाषा समझ भी नहीं पाएंगे ना, ये इनको तो यही भाषा समझ में आएगी, इसलिए उन लोगों ने प्रैक्टिस कर करके ऐसी बातें भी कुछ लोगों ने बोली हैं। लेकिन मैं ये गारंटी दे रहा हूँ, आज तक जो ये भ्रष्ट अधिकारी है ना, एक भी केस साबित नहीं कर पाए हैं। तो इससे डरना नहीं है बिल्कुल भी। ये झूठे केस आप पे बना लें, साबित नहीं कर पाएंगे। हम लोग बैठे हैं, अच्छे वकील बैठे हैं आपके लिए, बिल्कुल घबराना नहीं है। देश के लिए इस समय भगत सिंह वाली लाइन पे चल के देश बचाना है। ये जो मुकदमा लगाएंगे इनके ऊपर वापस पड़ेगा। हर मुकदमा जो आप पे लगेगा ना, वो अमित शाह साहब पे पलट के लगेगा, ये हम लोगों की गारंटी है। तमाम भाजपा ये बोल रहे हैं कि देखिए गालीबाज लड़की को नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए माफ कर दिया है, और इतिहास में पहली बार हो रहा है। और तमाम लोग ये भी बोल रहे हैं कि देखिए चाइना हो, अमेरिका हो, जापान हो, लगातार नए नए आविष्कार कर रहा है, नए नए खोज कर रहा है, और नरेंद्र मोदी जी 15 साल की मासूम बच्ची के ऊपर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मुकदमा करवा रहे हैं। इनडायरेक्टली का क्या सवाल है? अगर वो बोल रहे हैं मैंने माफ कर दिया, इसका मतलब कि वो टारगेट पे है। मोदी जी जो बोलेंगे उसका उल्टा सही होने के 90 नहीं 99% चांस होते हैं। माइनर है बच्ची।
अरे इनको क्या फर्क, एप्स्टीन मानसिकता का बोल तो रहा हूं इतनी देर से। ये इजराइल को अपना फादरलैंड क्यों बोल के आए? क्योंकि इन्होंने ऐलान किया है कि मेरी एप्स्टीन मानसिकता है। एप्स्टीन मानसिकता सबसे ज्यादा बच्चों को ही टारगेट करती है। बड़ों से तो उनको लगता है ना कि बड़े तो मुकाबला भी कर लेंगे, लेकिन आज के बच्चे तो बड़ों से भी आ गए हैं, वो तो बड़ों को रास्ता दिखा रहे हैं। तो मोदी जी अब आपका समय आ रहा है, चक्की पीसने की प्रैक्टिस करो आप। मोदी जी और अमित शाह जी दोनों को बोल रहा हूँ, 4 घंटे कम से कम पीसनी है, और हम आपको बढ़िया से बढ़िया इलाज दिलवाएंगे इंडिया में, आयुर्वेद का, ये वाला नहीं, एलोपैथी का और ये यूनानी का, ताकि आपकी सेहत एकदम परफेक्ट रहे 4 घंटे पूरे डेली। उसके बाद आप बाकी 18 घंटे जो करते हो, कैमरा तो मिलेगा नहीं जेल के अंदर, हाँ चक्की पीसने की प्रैक्टिस आप कर लो दोनों। बहुत ध्यान से सुन लेना इस बात को। दिल्ली पुलिस लगातार ये कह रही है कि देखिए हमने पैलेट गन नहीं चलाया, बार बार ये बात बोल रही है। और जो रिपोर्ट सामने आई है, एक लड़की है झारखंड की, उसने बताया कि जो गोलियों के छर्रे थे उसके कान से होते हुए गुजरे और अस्पताल में भर्ती थे तो डिस्चार्ज हो गई है। तो पुलिस इतना झूठ क्यों बोल रही है? वो मासूम बच्ची झूठ बोल रही है जो तैयारी कर रही है हरियाणा में। देखिए, ये पुलिस आप इसको बोलते हो, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बात पहुंच ही नहीं पा रही। जिस व्यक्ति ने पैलेट गन चलाई है वो भले ही पुलिस की नौकरी में था, वो अपराधी है, और इस अपराध के सरगना है अमित शाह साहब। ये बात मैं बहुत बार समझा चुका हूं। तो बच्ची कभी झूठ नहीं बोल सकती, और जो आरएसएस और बीजेपी के टच में आ गया और उनके इन्फ्लुएंस में आ गया, वो सच कभी नहीं बोल सकता। ये दोनों बातें हैं। बच्चियां, सारे बच्चे सच बोल रहे हैं। ये जो अभी परिवार वालों को लाके जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई है, ये दिल्ली पुलिस के काम है, ये दिल्ली पुलिस के काम नहीं है, दिल्ली पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों के काम है। तो दिल्ली पुलिस एक अच्छी संस्था है, उसमें जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो अपराधी हैं। तो कौन पीछे छुप रहा है? परिवार वालों के। ये बच्चियां थोड़ी छिप रहे हैं परिवार वालों के पीछे, वो तो खुद कह रहे हैं हम निपटेंगे तुमसे, फिर आएंगे। ये जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं वो पुलिस के अधिकारियों को, जो कि अपराधी हैं, वो अपने परिवार वालों को अपने से आगे कर रहे हैं। और ये पूरी तरीके से गैरकानूनी कार्य है कि अपने परिवार वालों को पुलिस अपने तंत्र से, पुलिस का तंत्र इस्तेमाल करके, वो जो सारे जर्नलिस्ट आए वो पुलिस के बुलावे पे आए, उसका प्रयोग अपने परिवार वालों के को आगे करके करना, ये भी एक अपराध है। इसका भी हिसाब उन सब भ्रष्ट अधिकारियों को भी देना पड़ेगा, और अमित शाह जी, मोदी जी को तो देना ही पड़ेगा। तेजस्वी यादव का बयान आया, इस आंदोलन को JP2 बता रहे हैं। कह रहे हैं कि जिन आंदोलनकारियों को मुकदमा दर्ज किया गया, गिरफ्तार किया गया, हमारी सरकार आएगी तो हम उनको नौकरी देंगे, पेंशन भी देंगे। इनकी सरकार तो आएगी नहीं अगर ये ईवीएम के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। अब तो सरकारें कोई और ही आएंगी, वो अपने आप दे लेंगे अगर ये लाइन पे आ जाएं अभी भी विपक्ष के नेता सारे, तो ईवीएम का आंदोलन ज्वाइन करें हमारा, वरना इनकी सरकारें वरकारें नहीं आ रही। अब तो जो स्टेज पे चढ़ा ना, वो भी सब की कार्रवाइयां आ रही हैं कि ये सब सेटिंग गेटिंग कर गए, जो स्टेज वाले भी थे इस आंदोलन के भी, उनको कितनी गालियां पड़ रही हैं और वो कितने एक्सपोज हो रहे हैं, ये भी नजर आ रहा है सबको। तो ये अब नए किस्म की जो देश चलाने की जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है ना, वो शुरू हो रही है। कोई नेता वेता बचेगा नहीं, जो भी बेईमानी करेगा, जो भी बंद कमरे में जाके बात करेगा, उसका हिसाब तुरंत होगा। तो अगर ये सड़कों पे आके लड़ने को तैयार हैं तो तेजस्वी यादव साहब शायद सरकार बना पाए आगे, वरना कोई चांस नहीं है, कोई और ही बनाएगा। ये बात ध्यान से सुन लें, आना पड़ेगा। वैसे नहीं कि सारे स्लीपर सेल्स आपने, तरह तरह के स्लीपर सेल्स अपने चारों तरफ रख रखे हैं आरएसएस के, और बिहार की जनता नुकसान उठाएगी आपकी स्लीपर सेल्स की वजह से। राहुल गांधी जी के चारों तरफ स्लीपर सेल्स ही स्लीपर सेल्स हैं, और नुकसान उठाएगी देश की जनता, ये होने वाला नहीं है। या तो अपनी जो गतिविधियां हैं वो सुधार लें, अपने स्लीपर सेल्स को बाहर कर दें, जो नहीं कर रहे हैं, बल्कि राज्यसभा के बाद राज्यसभा दे रहे हैं। जितने आरएसएस के स्लीपर सेल्स हैं सबको कांग्रेस पार्टी राज्यसभा दे रही है, और आरजेडी जिसके पास इतनी कम राज्यसभा की सीटें हैं, वहां भी स्लीपर सेल को ही दे रखी है। तो ये जो स्लीपर सेल्स का जो चलन है ना, अगर इन्होंने दूर नहीं किया बड़े नेताओं ने, तो इनका इलाज तो अपने आप ही जनता कर लेगी, सिर्फ मोदी जी और अमित शाह जी का नहीं होना है। तो सुधरने का टाइम सबका है। सड़क से जो हटा वो गया, बंद कमरे में जिसने जो बात की वो गया जनता की नजर से। बंद कमरे में इनसे आरएसएस बीजेपी वालों से बात ही नहीं करनी, और सड़क पे आंदोलन करना है। एक दिन स्किट नहीं होना है, डेली स्किट होने हैं, और पूरे देश में होने हैं।